हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? एकदम चंगा। चलिए, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है 1857 की क्रांति। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना भाई साहब, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मिस करने ही मत। मतलब ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब हर एक एग्जाम, मतलब सर, अरे जहां आपका इतिहास है वहां 1857 की क्रांति लिख के चलो, पूछेगा वो। ठीक है। तो कैसे हुई क्रांति, क्या थी क्रांति, क्या इसके इंपॉर्टेंस रहे, क्या फेलर रहे, क्या मतलब ये क्या रिजल्ट निकला, हम सब कुछ चर्चा करें। ये पूरी बोर्ड पे लिख के लाए, छाप कर लाए पूरा बोर्ड। पूरा बोर्ड पे पूरी 1857 की क्रांति में लिख के लाया। ये शॉर्ट में है, बाकी मैं आपको हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। चलो, हुई क्यों थी क्रांति और क्या इसका बैकग्राउंड रहा, चलो समझते हैं क्या हुआ था। समझो, 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी हर एक प्रकार से भारत के ऊपर अपना कंट्रोल चाहती है, या मैं कहूंगा भारत के अंदर जो शासक रूल कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहती है। क्यों? कोई जितना ज्यादा उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा उतना ज्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। सीधी सीधी बात है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, कुछ चेंजेस करने की कोशिश की, लेकिन वो चेंजेस पसंद नहीं आए किसको, भारतीयों को। या कुछ क्षेत्र के ऐसे शासक थे जिनको ये चेंजेस, ये परिवर्तन पसंद नहीं आए, तो उन्होंने क्या कर दी, क्रांति कर दी। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इतना क्लियर है? चलो, अब हुई क्यों थी सर क्रांति, ऐसे कौन कौन से मेन रीजन थे जिसकी वजह से क्रांति हुई थी, चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या करा, सभी रीजन्स को, सभी कॉसेस को मैंने क्लासिफाई कर दिया है। मतलब मैंने राजनीतिक कॉसेस अलग रखे, मतलब राजनीतिक रीजन अलग रखे, राजनीतिक करंट पॉलिटिकल रीजन। उसके बाद मैंने सोशियो इकोनॉमिक रीजन अलग अलग रखे हैं, धार्मिक रीजन अलग रखे हुए हैं, मिलिट्री रीजन और कुछ इमीडिएट कॉसेस भी रहे हैं। चलिए एक एक करके हम सबका पोस्टमार्टम करते हैं, या मैं कहूं सबको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। चलो, पहला है पॉलिटिकल रीजन, यानी राजनीतिक कारण। चलो समझो थोड़ा सा। हुआ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ पॉलिसी लेकर आई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापक संधि, और एक थी सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस। ये दो पॉलिसी थी। इन पॉलिसी का मेन उद्देश्य ये था कि वह शासक के ऊपर हमारा नियंत्रण रहे। पहली पॉलिसी समझो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या बोलती है। मान लो कोई शासक है, उस शासक का खुद का कोई बेटा नहीं है, तो फिर क्या होगा, जितना भी शासन है पूरा किसके कंट्रोल में चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला जाएगा। दूसरी पॉलिसी यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस। क्या थी ये पॉलिसी? इसमें ये लिखा हुआ था कि एक यदि कोई शासक है और शासक ये चाहता है कि भैया हमारे पर कोई कंट्रोल ना, मतलब सॉरी, हमारे ऊपर कोई अटैक ना करे, ईस्ट इंडिया कंपनी से हम हेल्प मिले, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करती थी। अब उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि भाई साहब आप हमारी मिलिट्री रखो और खर्चा आप उठाओ, यदि आप पे कोई बाहर वाला अटैक करता है तो वो मिलिट्री आपकी हेल्प करेगी। और हाँ, यदि आपने हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि साइन करी है, तो आपको अपने दरबार पर में हमारा एक आदमी उठाना पड़ेगा। उसकी परमिशन के बिना आप कोई फैसला नहीं ले सकते। ये कुछ पॉलिसी थी जो कि कंट्रोल करना चाहते हैं राजनीतिक रूप से किसके ऊपर, शासक के ऊपर। चलो फिर ठीक है भैया, इसके शिकार कौन कौन हुए? तो कुछ शासक ऐसे थे जो इनके शिकार हुए। जैसे एक शासक थे नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब। नाना साहेब बेटे थे किसके? पेशवा बाजीराव। वो होलकर नहीं, मराठा। हाँ, मराठा के पेशवा थे, पेशवा बाजीराव सेकेंड। उनकी मृत्यु के बाद, या हम कहें उन्होंने नाना साहब को गोद लिया था या एडॉप्ट किया था। तो क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। अब पेंशन बंद क्यों करी सर? क्योंकि सीधा सीधा इनका ये कहना है कि भैया देखो,
डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स आपने साइन करी है, इसके अकॉर्डिंग अब गोद लिए हुए बेटे तो हम आपको पेंशन नहीं दे सकते। नाना साहब सीधी सीधी बात, उनका दिमाग खराब हो गया। उनने मन में ठान ली थी मुझे कैसे भी करके मेरी पेंशन के लिए या अपने हक के लिए लड़ाई करनी है। ऊपर से भैया वो, और देखो अवध, अवध के साथ तो बेचारा बहुत गलत हो गया। क्या हुआ था अवध के साथ सर? एक आउटरम नाम का अधिकारी था, अब भैया अवध के ऊपर कब्जा करना है। उस समय शासक था यहाँ का सादत खान। कौन था? सादत खान। और कैसे भी करके अवध के ऊपर नियंत्रण करना चाहती थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या हुआ? तो आउटरम को बुलाया कि भाई साहब आओ देखो। आउटरम ने बोला क्या देखूं? तो एक काम करो, आउटरम से बोला तुम एक रिपोर्ट तैयार करो। उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखो कि भाई अवध के अंदर जो शासन चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा, मतलब कुप्रशासन चल रहा है। सादत खान बेचारा सीधा साधा इंसान, दिमाग खराब होगा उसका भी। तो अवध को भी कब्जे में ले लिया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और देखो आगे, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स पॉलिसी साइन कर ली, मतलब अब डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत सारा जो क्षेत्र था किसके कंट्रोल में चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कौन से क्षेत्र? सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, और भी कुछ क्षेत्र थे जो किसके कंट्रोल में चले गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चले गए थे। बोले यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये एक रीजन रहा किसका? 1857 की क्रांति का। चलो वो रीजन समझते हैं। दूसरा है आर्थिक रीजन, या हम कहेंगे इकोनॉमिक रीजन। आर्थिक रीजन क्या था सर? आर्थिक रीजन समझो, मैंने आपको इससे पहले क्लास ली थी, भू राजस्व व्यवस्था पढ़ाई थी, जिसमें सीधे सीधे रूप से किसका शोषण हो रहा था? जमींदार क्लास का, और दूसरा किसानों का, खासकर किसानों का हो रहा था। अब किसानों का इतना ज्यादा शोषण हो रहा है, क्यों हो रहा है सर? क्योंकि दूसरा, पहला तो भैया उनको फूड क्रॉप उगाई देने नहीं जा रही। दूसरा, जबरदस्ती उनसे ये बोला जा रहा कि आप कैश क्रॉप उगाओ, जिसमें उनको कोई फायदा नहीं था। उनकी फसल या उनकी जमीन धीरे धीरे क्या हो रही? बर्बाद। और उनके ऊपर इतना टैक्स लगाया जा रहा था, इतना टैक्स लगाया जा रहा था कि बेचारे चुका नहीं पा रहे और अपने खेत बेचने को मजबूर हो गए थे। दूसरा, ये क्या कर रहा है भैया? पॉलिसी लेकर आया। कैसी पॉलिसी? कि मान लो जो कोई इंडियन सामान बनाता है वो मार्केट में बेचेगा तो उसके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा लगा रहे कि बेचारों का मार्केट ही डाउन हो गया। हैंडीक्राफ्ट मार्केट, जो हस्तशिल्प का जो मार्केट था, जो बाजार था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब जो भी व्यापारिक वर्ग था उसके मन में भी नफरत पैदा हो गई किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल होगी सर। दूसरा देखो, कुछ धार्मिक और सामाजिक रीजन भी है। कैसे? किस प्रकार से? समझो, मान लो जैसे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो या किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल कट्टर टाइप के हो, मतलब यदि आपकी जाति या धर्म में कोई परिवर्तन करना चाहे आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। और ऐसे हुआ इनके साथ भी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ सुधार किए, वैसे इन्होंने सुधार डायरेक्ट नहीं किए। जैसे कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ था उस समय, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, ये बहुत बड़े बड़े नाम है जिन्होंने एक कोशिश की कि भारत के अंदर सामाजिक और धार्मिक रूप से सुधार होना चाहिए। और भारत में जो समाज, भारत के समाज के अंदर या हिंदू समाज के अंदर जो कुप्रथा चलती आ रही है वो बंद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जैसे सती प्रथा हो गई, विडो रीमैरिज, अच्छा विंडो लिख दिया, नहीं सॉरी, विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। ये कुछ प्रथाएं थी जो वापस, मतलब सती प्रथा बंद कर दी गई 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और विडो रीमैरिज को लीगल कर दिया। इससे कुछ कट्टर हिंदू थे, उनका दिमाग खराब हो गया कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे धार्मिक मामले में क्या कर सकती है? ये इंटरफेयर कर सकती है। उनका भी दिमाग खराब हो गया। मतलब यदि कोई क्रांति हुई तो सबसे पहले उछल कर ही आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। चलो आप समझते हैं मिलिट्री रीजन, सैनिक कोर्सेस, मतलब सैनिक कारण। समझो क्या हुआ था, ब्रिटिश आर्मी के अंदर कुछ भारतीय सोल्जर भी काम किया करते थे, लेकिन
अब मान लो, लेकिन हुआ क्या करता था, समझो। अब सैनिक है, मिलिट्री सैनिक भी है और ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक भी है, दोनों के बीच बहुत ही बड़े लेवल पर भेदभाव होता था। सर कैसा भेदभाव, थोड़ा विस्तार से समझाओ। सुनो, इनको बढ़िया ट्रीटमेंट की जा रही है, पनीर, लच्छा पराठा, आलू गोभी पर ये, वो इधर उनको कुछ मिल नहीं रहा, सूखी रोटी और प्याज। जो बेसिक फैसिलिटी ब्रिटिश सेना को मिल रही है, वो बेसिक फैसिलिटी भारतीयों को बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो कहने के इनके मन में नफरत तो आएगी। और एक और चीज, हिंदू धर्म के अंदर समुद्र को छूना पाप माना जाता था। क्या माना जाता था? पाप। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जबरदस्ती सैनिक, भारतीय सैनिकों से खासकर ये बोलते थे भाई जाओ इंग्लैंड जाओ ट्रेनिंग लेने, जबरदस्ती बोलते थे इनसे, जबरदस्ती। तो अब इनके साथ भेदभाव भी हो रहा है, उल्टा इनके धर्म के खिलाफ इनसे काम करवाए जा रहे हैं, तो इनका होगा दिमाग खराब। इन्होंने भी ठान लिया कि हमें भी इस 1857 की क्रांति में भाग लेना है, ये जो क्रांति होगी उसमें भाग लेना है। लेकिन ये सब तो बहुत दूर की बात है। एक कोशिश हो गई, इमीडिएट कोशिश समझो, एक ऐसी घटना हो गई जिससे क्रांति बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गई, या मैं कहूंगा ये क्रांति की शुरुआत हो गई। क्या था सर? रीजन था इनफील्ड राइफल। जो बंदूकों के अंदर जो गोली गोली बोल रहा हूँ, बुलेट्स यूज की जाती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसका कवर आता था, वो कवर आता है बिल्कुल सिल पैक, जैसे मार्कर है, ये मार्कर मान लो सिल है पूरा, अंदर से इसका इंक डली हुई, ऊपर से सिल है। अब जो ये सिल बनी है ना ऊपर की, ये बनती थी गाय और सुअर के मांस से, और उसको दांत से ऐसे खोलना पड़ती थी। और भैया गाय हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती थी, और सुअर उस समय मुस्लिमों के लिए पवित्र माना जाता था, और दोनों के सेंटिमेंट्स हमें भड़क गए। और जब पता लगा उनको कि भाई साहब हमारे हमसे ये काम करवाया जा रहा है, मतलब हमसे मांस मच्छी, या जो मांस है गाय का मांस, मतलब दांत से निकलवा जा रहा है, और ब्राह्मण, खासकर ब्राह्मणों से भी। क्यों? अब एक घटना पढ़ाऊंगा मैं, उसमें बताऊंगा आपको। घटना क्या थी समझो। घटना ये थी 29 मार्च की। अब शुरुआत हो चुकी किसकी? 1857 की क्रांति की। 29 मार्च की घटनाएं, मंगल पांडे नाम के सैनिक है, जो कहाँ के 34 इन्फेंट्री, यानी 34 छावनी की, जो छावनी कहां पर है? बैरकपुर की, वहां के सैनिक है मंगल पांडे। मंगल पांडे जी ने साफ मना कर दिया कि भैया मैं इनफील्ड राइफल यूज नहीं करूंगा, या मैं इससे दांत से इसका कवर नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालोगे भाई साहब? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारियों ने पूछा, क्यों नहीं निकालोगे? मना कर दिया कि हम ब्राह्मण हूं और मैं इसको यूज नहीं कर सकता, हमारे धर्म के खिलाफ ये चीज। ओ भैया ईस्ट इंडिया कंपनी बोला आपको यूज करना ही पड़ेगा। तुरंत गोली मार दी मंगल पांडे जी ने अधिकारियों को। फिर बाद में 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई, यानी वो देश के लिए क्या हो गए? शहीद हो गए। मंगल पांडे, उनकी उम्र ही क्या होगी इस समय? साफ मना कर दिया बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं करना हमें यूज। मंगल पांडे जैसी वीरता, मतलब उनके वीरता के चर्चा तो आज भी है, मतलब क्या पर्सनालिटी थी वो। ठीक है, समझो आगे। अब क्या हुआ था? 9 मई को मेरठ के सैनिकों ने भी मना कर दिया कि हम भी यूज नहीं करेंगे, ये हमारे धर्म के क्या है? खिलाफ है। ऊपर से दिमाग खराब तो होके रखा था इनका, इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हो रहा था, उसकी वजह से इनका दिमाग खराब पहले से था। ऊपर से आपके लेके आ गए एनफील्ड राइफल लेके आ गए, उनका और दिमाग खराब हो गया। मना कर दिया भैया हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। अब यहीं से एक ऑफिशियली शुरुआत मानी गई किसकी? 1857 की क्रांति। बट ये जो हुआ ना, ये प्लान में था ही नहीं भाई साहब। सुनो हुआ क्या था। ये जो मतलब जिनके साथ बेचारे शिकार हुए या उनके साथ गलत हुआ, वो सब मिले थे पहले, है ना? मिले थे। क्रांतिकारियों ने पूरा प्लान तैयार किया था कि 3 मई को हम लोग क्रांति करेंगे, 3 मई को। लेकिन मंगल पांडे वाली घटना के बाद ये क्रांति ऐसे फैल गई कि उनको इसको रीऑर्गेनाइज करने का समय ही नहीं मिला। वो क्रांति आग की तरह फैल गई। चलो कैसे हुआ सुनो। 11 मई तक
चलो, मतलब 9 मई को मेरठ से शुरुआत मानी गई, लेकिन 10 मई को इसकी ऑफिशियली क्या हो गई, शुरुआत हो गई। कहां से? मेरठ से। और ये लोग भागते हुए कहां पहुंच गए? दिल्ली। कब? 11 मई को। 11 मई को ये लोग कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली। और दिल्ली में कौन बैठा है? मुगल सम्राट। मुगल सम्राट बैठा है। ये जाते हैं दरबार में। सब क्रांतिकारी गए हैं दरबार में। किसके दरबार में? मुगल सम्राट के दरबार में। और मुगल सम्राट कौन? बहादुर शाह जफर। वो बहादुर शाह जफर को खड़ा किया और उनका हाथ खड़ा करके, हमारा नेता कैसा हो? बहादुर शाह जफर जैसा हो। उनका दिमाग खराब। क्या चल रहा है भैया मार्केट में? हैं? हमें बताओ तो सही, क्या हम कौन के लीडर है, किसके लीडर है, कैसा लीडर है? तो चढ़ा दिया क्रांतिकारियों ने, आप मुगल सम्राट हमारे नेता हो। उनसे हम एक क्रांति कर रहे हैं, उस क्रांति के आप क्या हो? हमारे नेता हो। वो बेचारा बुजुर्ग इंसान, एक पैर कब्र में, एक पैर हवा में, हाथ पैर फूल गए उसके बेचारे के, पसीना आ गया। भाई साहब, मुझे क्या मना रहे हो? मेरी उम्र ही क्या है अभी, 50-60 साल का तो हूं मैं। नहीं, आप ही हमारा नेता हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान के मुगल सम्राट हो। बड़ा चढ़ाकर वो हवा में फुला दिया उसको। उसको क्या बना दिया? नेता। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो लीडर कौन बना इसका? बहादुर शाह जफर। ये बात खबर लगी किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेज गए दबाने इसको। इनका कमांडर था बख्त खान। सुनो, कमांडर कौन था? बख्त खान। तो 11 मई को कॉलिंग कैम्बेल पहुंच जाते हैं। कहां पर? दिल्ली। और दिल्ली में सबसे पहले पकड़ते बहादुर जैसा। इधर इधर क्या हो? आपकी उम्र देख, क्या हो, मतलब क्या उम्र आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम लोग। मतलब उम्र के हिसाब से तो थोड़ा क्रांति करो। वो भाई साहब क्या करे बेचारा यार, उसको जबरदस्ती क्या बना दिया? लीडर बना दिया, मुगल सम्राट चढ़ा चढ़ा कर उसको। तो इनका कमांडर था बख्त खान और बहादुर जफर। दोनों ने, ऐसा कहा गया कि दोनों ने काफी संघर्ष करा था अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन अंग्रेज थे उस समय, है ना? तो अंग्रेजों से जीत नहीं पाए। और बख्त खान तो ठीक है, बहादुर जफर को कहाँ भेज दिया? रंगून। और 1862 में रंगून में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। किसकी? बहादुर जफर की कहानी खत्म। कौन दबा देता है इसको? कॉलिंग कैम्बेल। वो क्या था? सुनो, 10 मई को मेरठ से शुरुआत हुई 1857 की क्रांति की। ये लोग 11 मई को कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। हाँ, दिल्ली पहुंचते पहुंचते नारा लगाया रास्ते में, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। और 11 मई को इन्होंने दिल्ली में पहुंच के किसको अपना नेता घोषित कर दिया? बहादुर जफर को। इनके कमांडर थे बख्त खान। दोनों ने संघर्ष करा अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन जीत नहीं पाए। और रंगून भेज दिया किसको? बहादुर जफर को। और वहीं पर 1862 में उनकी मृत्यु होगी। चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर कानपुर में किसने किया? नाना साहब ने। नाना साहब ने क्यों किया था? क्योंकि नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। पेंशन क्यों बंद कर दी? क्योंकि वो गोद लिए हुए बेटे थे किसके? पेशवा बाजीराव सेकंड के, ऐसा कहा गया है ना? तो फिर उनका साथ किसने दिया? तात्या टोपे ने दिया, लेकिन जीत नहीं पाया था ये भी। हाँ, ये भी बोल सकते हो किसने दबाया? कॉलिंग कैम्बेल ने। ठीक है। फिर झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी सेम इंसिडेंट रहा। क्यों? वो अपने बेटे को, जो गोद लिया हुआ बेटा था, उसको बनाना चाहती थी झांसी का नया शासक। लेकिन भैया डॉक्ट्रिन लेब्स के अकॉर्डिंग आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर जनरल हुरोज के खिलाफ काफी ज्यादा संघर्ष करा। हुरोज भी घबरा गया था। अरे भाई साहब क्या लड़ा, मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत तारीफ करी। कि उन्होंने ये भी कहा कि उसने ये कहा रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए कि एकमात्र मर्द की तरह लड़ी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी संघर्ष किया झांसी में, लेकिन अंत में किसकी जीत हो गई? अंग्रेजों की। फिर लखनऊ में किसने करा? बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल तो नेपाल भाग गई थी फिर, है ना? किसके साथ? मतलब किसके साथ नहीं, खान बहादुर खान और बेगम हजरत महल दोनों कहां चले गए थे? नेपाल। बरेली से किसने किया लीड? खान बहादुर खान। किसने किया? खान बहादुर खान। बी से बरेली, बी से बहादुर। समझ गए? फैजाबाद से किसने किया?
मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से किसने किया? मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला, ऐसे नाम याद रखना ना। मथुरा से देवी सिंह, मथुरा से कौन किया? किसने किया? देवी सिंह ने किया। अब देखो फिर से बता रहा हूं, दिल्ली से किसने किया ये लीड? बहादुर शाह जफर और बत्ते खान ने। कानपुर से किसने किया? नाना साहब ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, मथुरा से देवी सिंह। इतना क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? समझो। अब आगे समझते हैं। लेकिन ये जो 1857 की क्रांति है, इसका प्रभाव केवल हमें उत्तर भारत में ही देखने को मिला। सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ये अपना जो पाकिस्तान है जो ज्यादा ही वो कर रहा है आजकल, है ना, हाँ, उसका तो अपन ने पानी बंद कर दिया, उसका तो प्यासा मारेंगे उसको, है ना। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब अपने ही थे उस समय, ठीक है, अपने था, अपने हमेशा अपने ही रहेगा। तो क्या हुआ था, इन इलाकों में 1857 की क्रांति का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। लेकिन साउथ इंडिया पूरा अछूत रहा। मतलब साउथ इंडिया में हमें कहीं पर भी 1857 की क्रांति का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। सिर्फ 1857 की क्रांति कहां फैली हुई थी? नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में कोई इसका प्रभाव नहीं था। चलो ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। काफी आसान तरीके से मैं हर एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। चलो मैं एक बार ये वाली स्टोरी बता देता हूँ। 29 मार्च को मंगल पांडे जी ने मना कर दिया, तो 8 मई को उनको फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ के सुभाष ने मना कर दिया। 10 मई को शुरुआत होगी 1857 की क्रांति की। 11 मई को लीडर घोषित कर दिया, नारा भी दिया मारो फिरंगी को। फिर उसके बाद कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बाकी मैंने आपको बता दिया। अब समझो, इतनी बड़ी क्रांति, लेकिन अंग्रेजों को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा इस क्रांति को दबाने के लिए। बिल्कुल संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्यों? क्यों नहीं करना पड़ा? तो इसके कुछ रीजन थे। क्या रीजन थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति फेल हो गई? बड़ा दुखद की बात है ये कि फेल हो गई इतनी बड़ी क्रांति। क्या रीजन थे इसके? चलिए समझते हैं एक एक रीजन। पहला जो रीजन है वो डिसयूनिटी, मतलब एकता की कमी। जब 1857 की क्रांति हुई तो क्षेत्र के हिसाब से, मतलब जैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई है, नाना साहब है, इनने अपने अपने क्षेत्र की लड़ाई करी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ एक यूनिटी की कमी देखने को मिली। क्यों? सिंधिया और भोपाल के नवाब, इन्होंने साथ किसका दिया था? अंग्रेजों का। क्यों दिया? पैसे की वजह से, पावर की वजह से। दूसरा, हमने और देखा कि मतलब जहां जहां लड़ाई हो रही है ना, वहां उनके भी से एक यूनिटी की कमी देखने को मिले। कोई क्या हो रहा है, सब क्षेत्रवाद हमें ज्यादा देखने को मिला यहाँ पर। यदि ये लोग एक यूनिटी के साथ लड़ते हैं, और भोपाल के नवाब और ग्वालियर के सिंधिया यदि ये अंग्रेजों का साथ नहीं देते, तो अंग्रेज का बोरिया बिस्तर जा चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा है अनऑर्गेनाइज। समझो, जब 1857 की क्रांति हुई तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं हुई थी। प्लानिंग करके रखे थे वे 3 मई को हम ऐसा वैसा करेंगे, कमल और रोटी, बड़े सिंबल सब बना दिया था। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अचानक से क्या हुआ? क्रांति हो गई। 29 मार्च को मंगल पांडे जी ने एक पुलिस अधिकारी को क्या कर दिया? शूट कर दिया। फिर 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई, और बाकी हो गया, दिमाग भी खराब हो गया चक्कर में। तो मतलब पहले यदि प्रॉपर प्लानिंग होती तो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति थोड़ी सक्सेसफुल होती, थोड़ी बहुत होती। मैं पूरी तरह से इंश्योर नहीं कर रहा हूँ कि ये पूरी क्रांति सफल हो जाती। और भी ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से क्रांति फेल होगी। क्या रीजन थे सर? दैट इज लैक ऑफ लीडरशिप। सीधी सीधी बात है, यदि आप एक सेना लेकर जा रहे हो, यदि आपका कमांडर होता ना, कमांडर सैनिक प्रमुख जो होता है, यदि वो स्ट्रांग है तो पूरी सेना में क्या रहता है? एक उनका जो मनोबल रहता है ना, वो हाई लेवल पे होता है। उनके अंदर क्या होता है? मोटिवेशन होता है।
लेकिन इनका लीडर कौन था? बहादुर जफर। क्या मोटिवेट करेगा लोगों को, क्या मोटिवेशन देगा, बताओ मुझे। वो खुद ही डिमोटिवेट होके बैठा है, एक पांव कब्र में है उसका, बेचारा हाथ उठाएगा तो ऐसे उठाएगा बिल्कुल हिल हिल के। क्या मतलब, किस बेसिस पर, किस आधार पर उसको लीडर चुना था, किसको नहीं पता। और 11 मई को सबसे पहले किसको पकड़ा था? बहादुर जफर को ही पकड़ा। बख्त खान ने काफी संघर्ष किया था। क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया। तो लीडरशिप की कमी थी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मतलब इतने अच्छे लीडर थी वो, अपने क्षेत्र की इतने अच्छे लीडर, पूरे सैनिक, मतलब ये मानो कि रुला दिया था अंग्रेजों को। ऐसे होने चाहिए बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई हुए, नाना साहब हुए, तात्या तोपे हुए, ये होने चाहिए लीडर। यस, इनको चुनना था लीडर। आपने किसको चुना? बहादुर जफर को। चलो, ट्रेडिशनल वेपन, अब उनके पास है, अंग्रेजों के पास AK-47, आधुनिक आधुनिक हथियार। हमारे पास क्या? तलवार है। मतलब तलवार भी थी, तोप भी थे, लेकिन उतने आधुनिक नहीं थे जितने आधुनिक किसके पास थे? अंग्रेजों के पास। तो ट्रेडिशनल वेपन होने की वजह से, हथियार होने की वजह से, उतना अच्छे से हम लोग बराबरी से संघर्ष नहीं कर पाए थे। और ये कहाँ फेल करेगा? मात्र नॉर्थ इंडिया में। मैंने बताया ना अभी, इसका प्रभाव केवल नॉर्थ इंडिया में था। साउथ इंडिया वाले कोई कुछ नहीं पता क्या चल रहा है भारत में। जो भी चल रहा है नॉर्थ में, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र वाला थोड़ा बहुत पार्ट, महाराष्ट्र में मराठाओं ने यहाँ पर वो किया था। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर थोड़ा बहुत इलाका हल्का फुल्का, मतलब ये मानो कि पूरे भारत में ये क्रांति नहीं हुई थी, और नॉर्थ इंडिया में आसानी से दबा दिया गया इसको। और हमें कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में उस समय ज्यादा डिस यूनिटी देखने को मिलती है। आपने जितनी मूवी देख ली होगी, एक धोखेबाज जरूर रहता है, एक ना एक रहता ही है, जिसकी वजह से क्या होता है? भुगतना पड़ता है उस शासक को। होता है, कौन सी मूवी उठा के देख लो, एक तो मिलेगा आखिरी में। तीसरा, लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म। किसी के अंदर भी ये भावना नहीं थी कि हम भारत के लिए लड़ाई कर रहे हैं, नहीं। सब अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई कर रहे थे। कोई किसी के अंदर भी राष्ट्रीयता की भावना हमें देखने को नहीं मिली। कुछ शासक के अंदर मिली, लेकिन सभी के अंदर नहीं थी ना। बात वही है ना, हम किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? अपने लिए या अपने देश के लिए? जब देश की लड़ाई होती है तो अलग लेवल का मोटिवेशन होता है। जब अपने क्षेत्र की लड़ाई होती है तो वो क्षेत्र के हिसाब से क्या रहता है? मोटिवेशन। लेकिन ये भी क्या है? बहुत बड़ा रीजन था। एक और कोऑर्डिनेशन ही नहीं था भैया। वो उधर भाग रहे, ये इधर भाग रहे, मतलब प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग की कमी की होने की वजह से सबसे बड़ा फेलर माना जाता है किसी भी चीज का। प्लानिंग ना हो तो आप फेल हो जाओगे। कोऑर्डिनेशन नहीं है, जमींदार अलग जा रहे हैं, पेशेंट अलग जा रहे हैं, किसानों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। कुछ किसान थे, अमीर किसानों ने पार्टिसिपेट नहीं, उनको मतलब ही नहीं है। बड़े जमींदारों ने भी इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको भी इसका कोई मतलब नहीं था। तो ये कुछ फेलर के क्या रहे? रीजन रहे, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति क्या होगी? फेल होगी। लेकिन मैं इसको फेल नहीं मानूंगा, भले ठीक है फेल होगी, लेकिन इस 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को भाई साहब ऊपर से लेके नीचे तक हिला दिया था। कैसे हिलाया था मैं आपको बताता हूँ, रुको आखिरी में। हाँ, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस रही? इसमें एक बात अच्छी लगी मुझे, हिंदू मुस्लिम के बीच एकता। इसमें हिंदू किसी ने मुस्लिम, किसी ने हिंदू, किसी ने मुस्लिम नहीं किया। जैसे आज की तारीख में हो रहा है ना, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, उस समय नहीं किया था। हम 2-3 साल से लगातार देखते आ रहे हैं भारत में ये सब हो रहा है। कोई हिंदू के नाम पे लड़ाई कर रहा है, कोई मुस्लिम के नाम पे लड़ाई कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहा है, कोई जाति के नाम पे। पर 1857 की क्रांति में कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिला। भले क्षेत्रवाद था भैया, कोई अपने क्षेत्र की लड़ाई पर लड़ तो रहा ना। लड़ना इंपॉर्टेंट है, हाँ, जिसमें धर्म का उपयोग नहीं किया गया, नहीं किया बिल्कुल नहीं। अरे हम हिंदू है हम लड़ेंगे, हम मुस्लिम हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे। हमें कोई ऐसा कम्युनिज्म देखने को नहीं मिला था 1857 की क्रांति में। हाँ, उसके बाद सभी के अंदर एक क्या था? देशभक्ति, मतलब एक देशभक्ति की भावना थी, भले थोड़ी सी थी तो सही ना थी। मतलब कैसे? वो अपने क्षेत्रों को अपने देश मान रहे, सीधी सीधी बात है।
उसके लिए कुछ भी करेंगे वो, और पूरे दम के साथ लड़ाई करेंगे अंग्रेजों के साथ। कितनी मैन पावर का लॉस हुआ होगा अंग्रेजों का, कितने फाइनेंशियली वो कमजोर हुए होंगे, इकोनॉमिकली कितने कमजोर हुए होंगे अंग्रेज, हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। चलो, तो ये ब्लड वाले क्या बोले इनसे। अब चलो, अब क्या प्रभाव निकला, क्या रिजल्ट निकला इस पूरी 1857 की क्रांति का। मैंने क्या बोला था, इस 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को सर से लेकर पांव तक पूरा हिला कर रख दिया। जी हाँ, पूरा। अरे इतना हिला दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला लिया, जाओ भाई साहब तुम आ जाओ घर, तुमसे ना हो पाएगा। गलती थी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी। उनकी गलती कहते हो इंटरफेरेंस पॉलिसी। भाई साहब हर चीज में आप इंटरफेयर कर रहे हो, धर्म के मामले में, समाज के मामले में, सैनिक के मामले में, हर जगह क्या कर आपने इंटरफेयर। तुम आ जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी बोल आ जाओ। और ना बड़ा करप्शन करते रहे लोग, मतलब कोई अधिकारी 2 दिन के लिए भी गया इंडिया में आया, अमीर होकर जाता था यार। यहाँ उसके पास साइकिल, और इंग्लैंड को ऐसा लैम्बोर्गिनी खरीद लिया उसने। मतलब कितना करप्शन किया होगा उसने, बहुत बड़े लेवल पर करप्शन किया करते थे। और ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि भाई साहब आ जाओ, कंपनी तुम आ जाओ, अब रूल हम ही करेंगे डायरेक्ट। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया। अब डायरेक्ट रूल किसके हाथों में आ गया था? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। ठीक है, अब जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो क्या कहलाने लग गया? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, क्योंकि अब पूरे भारत के होगा, कोई नहीं, ना बंगाल, ना मद्रास, ना बॉम्बे, ना कुछ, नथिंग। अब क्या होगा? पूरा इंडिया का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो फालतू की पॉलिसी लेकर आया था ये, उसको वापस ले लिया गया कि भैया हाँ, दो चीज करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से वापस ले लिए। दूसरा, अब किसी भी मामले में हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, खासकर धर्म के मामले में। क्योंकि धर्म के मामले में भाई साहब इंटरफेयर किया, ये हाल हुआ उनका। बोरे या बिस्तर बांध के चले गए वो। बोलते रहो, डर चुके थे ये। यदि कुछ शासक, या हम कहेंगे यदि सिंधिया, भोपाल के नवाब, ये लोग साथ नहीं देते ना अंग्रेजों का, तो पूरा अंग्रेज शासन भाई साहब जा चुका था लगभग। कोई इंटरफेरेंस पॉलिसी, हाँ इन्होंने अपना डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट, डिवाइड करो, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। क्योंकि हमें 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी। अब उसको ये लोग बांटने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से समझो, ये लोग अपनाएंगे, भड़काएंगे इसको खिलाफ, इसके खिलाफ इसको भड़काएंगे। अब ये लोग हिंदू मुस्लिम अब ये करेंगे। अब तक वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा था, लेकिन ये करेंगे। और इसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वजह से आज हमने पाकिस्तान दे दिया। नहीं तो पाकिस्तान किसका भागता है? हमारा ही है, वो तो हमारे रहेगा आने वाले समय में भी। चलो समझो आगे। हाँ, दूसरा, इन्होंने क्या करा, अब सैनिक बल जो था ना, उसमें से भारतीयों की भर्ती कम कर दी, या भारतीयों को निकाल दिया गया। क्यों? इसकी वजह से मिलिट्री कोर्सेज भी था ना, एक था कि नहीं था? बिल्कुल था। इनफील्ड राइफल यूज करने से मना कर दिया था, क्रांति कर दी सैनिकों ने खासकर। तो बोला भाई सैनिकों को कम करो, तो सैनिकों का रेशियो बहुत कम कर दिया गया। हाँ, अब खर्चा भी कम कर दिया, वो नए नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, क्योंकि भैया इतना बड़ा लॉस हुआ कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा, तो निकाला, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चलो अब कुछ फैक्चुअल बातें बची है, बस वो सुन लो। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कमांडर कौन था? जॉर्ज एशिस्टन सन। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ से पूरा कंट्रोल करते थे? शिमला से। कहाँ से? शिमला से। तोप खाना कहाँ से यूज करते थे? मेरठ से। और जो फ्लैग सॉन्ग था उस समय, झंडा गीत था, किसने गाया था? अजीमुल्ला ने। किसने गाया था? अजीमुल्ला। और सिंबल क्या था? कमल और रोटी। लिख लो कहीं ना कहीं, कमल और रोटी। ठीक है, और एक और चीज बताना, हाँ, अब किसने क्या कहा 1857 की क्रांति को लेकर, पहले वो देख लेते हैं। ये सब मैं आपको कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? इस किताब से। ठीक है, लूसेंट की। तो इसमें अब देखो 1857 की क्रांति। देखो, इसको सभी लोगों ने अलग अलग कहा। जैसे किसी ने सुबोध मुटुई ने कहा सैनिकों का विद्रोह कहा, किसी ने कहा कि ये लड़ाई किसके लिए? आजादी के लिए। जैसे मैं आपको कुछ बुक बता देता हूँ जिसका लिखेगी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने लिखी।
कॉसेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट किसने लिखी? सैयद अहमद खान ने लिखी। द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी? वीडी सावरकर। एक किताब पूछी जाती है। द सुबोई मुटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 किसने लिखी? आरसी मजूमदार। एक सिविल रिबेलिंग करके किताब लिखी एसबी चौधरी साहब ने। बाकी 1857 किसने लिखी? एस एन सेन। हाँ, इसमें कुछ डायलॉग भी छोड़ गए, डायलॉग तो छोड़ ही देते हैं ये लोग। एक जॉन सिले था, जॉन सिले ने ये कहा कि यार ये देखो, किस इसमें मुझे कहीं पर भी देशभक्ति देखने को नहीं मिली, ये सिर्फ एक सुबह मुटनी थी, मात्र सैनिकों ने अपने मतलब के लिए ये क्रांति की, बस। इसमें ना कोई लीडरशिप था, ना कोई पॉपुलर सपोर्ट। उसने कहा लॉजिकली ये भी कह सकते सही भी है, कोई लीडरशिप भी नहीं था इसमें, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में समेट के रह गया। बाकी बकवास तो करते हैं ये लोग। हाँ, आरजी मजूमदार ने बोला कि ये क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। हाँ, ना तो ये नेशनल के लिए और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा भी कहा उन्होंने। चलो ठीक है, बाकी अब कल वीडी सावरकर ने कहा कि ये क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, चलो ठीक है। इम्पैक्ट क्या मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी है भारत से। एक सेकंड, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जा चुकी है पूरी तरह से। अब रूल कौन करेगा? हमारा ब्रिटिश क्राउन। और यहीं पर 1857 की क्रांति खत्म होती है। ये फिर बोल रहा हूं मैं कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज मिस मत करना। मैं बोल रहा हूँ इस पूरे बोर्ड से 2 क्वेश्चन आने हैं किसी भी एग्जाम में, किसने कहां से लीड किया, क्या क्या रीजन रहे। बाकी यहीं से आता है लीड कहाँ से किया, बस आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है ना। बाकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। एक नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यू की, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम आने वाला है उसके पीवाईक्यू लगवाएंगे। और क्लास 9 क्लास 10 के एनसीईआरटी की क्लास भी अब कंटिन्यू रहेगी। मतलब कंटिन्यू तो रहे वैसे भी, पिक्चर के फॉर्म में अब आपको हम पूरे एनसीईआरटी समझा देते हैं। चलिए, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।